हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। आज डीपीएसपी पढ़ेंगे हम। अब देखिए, इसमें से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो ये देखिए हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बाद में। तो मौलिक अधिकारों के बाद में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की पूर्ति के लिए सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी प्रयोग में मतलब लाए हैं या फिर प्रयोग उनका करते हैं, ताकि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मौलिक अधिकार हैं वो हमारे पूरे हो सकें। तो एक चीज़ और फ्रेंड्स, इसके देखिए बहुत सारे जो लोग आप वीडियोस देख रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देखते हैं और स्किप कर जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे दिमाग में इसकी अपच हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम जैसे कि अगर होना है, उसमें से कितने पोस्ट होती हैं, निकलती हैं। मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 है ना, या मान लीजिए कि 10,000 पोस्ट निकल रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 10,000 जो पोस्ट हैं, इसको जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, इसके लिए कितने लड़के फॉर्म भरेंगे? आप लगभग 10 लाख भरेंगे। अब आप ये बताइए कि जहाँ पर 10,000 पोस्टें हैं, या फिर मान लीजिए कि 5,000 पोस्ट हैं या इससे भी कम पोस्ट हैं, और वहाँ पर 10,000 पोस्टों के लिए, 5,000 पोस्टों के लिए, 4,000 पोस्टों के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो आप ये सोच के देखिए, क्या हम 10,000 में आने के लिए मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, या फिर 4,000 में आने के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं? अगर नहीं कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो पढ़ाई है वो अभी अधूरी है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो भी लेक्चर देखा करें उसको पूरा देखा करें। अगर कोई लेक्चर नहीं पूरा देख पाते हैं एक शिफ्ट में, तो उसको आप ब्रेक करके देख लिया करिए, लेकिन आप इसको देखें तो पूरा देखें फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, मुख्य उद्देश्य हमारा मात्र ये नहीं है कि हमारा बहुत सारे एकदम से व्यूज ही हो जाए या फिर बहुत ऐसा ही चीज़ें हों। ऐसा मात्र केवल यही उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स। उद्देश्य ये भी है कि अगर हम आप लोगों में से किसी की भी अगर वास्तविकता में सहायता यदि कर सके, तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ का ग्रो हो जाना और कुछ आगे निकल के कर जाना वो एक अलग चीज़ है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्प कर सकते हैं, देखिए आप जो कर रहे हैं वो एक महायज्ञ है। आपके जीवन का जो एक उद्देश्य है, मान लीजिए जॉब पाना उद्देश्य है, तो वो क्या है कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आप वो बहुत बड़ा यज्ञ है, और अगर उसमें से हमारी कुछ आहुतियां अगर अच्छे से पड़ी फ्रेंड्स, तो हम मानेंगे कि हमने जो काम किया वो हमारा काम सफल हो गया, और हमने जो प्रयास किया वो आप लोगों ने उसको अच्छे से कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखा करें, चाहे स्लॉट में ही देखा करें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब तक हम अपना स्तर वहाँ तक उतना बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर तो मुश्किल है कि हम अच्छा कर पाएँ। तो देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको मैंने यहाँ पर रखा है। तो पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखिए हैं क्या। तो जैसा कि हमने बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो मौलिक अधिकारों के बाद में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारा भाग है, भाग 4 है। ठीक है, संविधान का भाग 4 है, जिसमें से अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक हम स्टडी करते हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो स्टडी करते हैं, तो उसका हम एक एक अनुच्छेद का थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेते हैं। तो इसमें से जो पहला हमारा यहाँ पर देखिए अनुच्छेद है, वो कौन सा है? 36 अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य क्या होगा। जैसे कि हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े थे, उसमें से अनुच्छेद 12 में हमने देखा था कि राज्य को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है, और राज्य की परिभाषा यहाँ पर भी वही है जो अनुच्छेद 12 में कही गई थी। तो राज्य का मतलब वही है, जैसे अपना संसद हो गया, फिर इसके बाद में स्टेट के जो भी विधानसभाएं हो गई, या फिर और जो भी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं, उनका मतलब है राज्य। तो ये बताया गया है किसमें? 36 में। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 37 को देखते हैं। तो 37 में देखिए क्या बताया गया है। 37 में ये बताया गया है कि भाग 4 में जो तत्व रखे गए हैं, या भाग 4 में जो भी कंडीशंस रखी गई हैं, तो सरकार इनको फुलफिल करने की मतलब कोशिश करेगी, इनको पूरा करने का प्रयत्न सरकार द्वारा किया जाएगा। और एक बात ये
कि जो ये 37 में दिए गए जो भी चीजें हैं ये मैंडेटरी नहीं होंगी, मतलब न्यायालयों में ये प्रवर्तनीय नहीं होंगी। न्यायालय में प्रवर्तनीय होने का न होने का ये मतलब है यहाँ पर कि मान लीजिए कि सरकार ने एक वायदा किया कि हम सारे लोगों को इतनी इतनी फैसिलिटीज देंगे। जैसे कि देखिए जब भी चुनाव आता है तो सारे जो भी पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं वो वादा करते हैं कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम गरीबों के लिए राशन में ये चीजें देंगे या इस तरह की सुविधाएं कर देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती है तो आप इस चीज को लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तित हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के माध्यम से उनको प्रवर्तन में लाया जा सकता है, और उसमें हमने आपको रिट भी बताई थी। तो वो प्रवर्तनीय देखिए हैं, लेकिन ये प्रवर्तनीय नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो हमारे यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व हैं। अब देखिए 38 अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लोक कल्याण के लिए काम करेगी। इसके बाद देखिए 39 जो है 39 है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, जैसे क्या देखिए उसमें से फिर कहा गया कि 39 का में कहा गया, क्या कहा गया? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और वो गया न्यायालय, लेकिन न्यायालय में अगर उसके पास में इतना पैसा ही नहीं है कि वो कोई वकील कर सके, तब गवर्नमेंट क्या करेगी कि वहां पर एक निःशुल्क उसके लिए एक वो क्या करेगी कि अधिवक्ता को रिक्रूट करेगी। अधिवक्ता को एक रिक्रूट कर दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। तो ये जो सुविधाएं हैं ये कैसे की गई, मतलब क्यों की गई? क्योंकि ये 39 का कहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो जोड़ा गया था तो कब? ये 42वें संविधान संशोधन 1976, मतलब कि 76वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। अनुच्छेद देखिए 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब जो ग्राम पंचायत हैं उनका गठन किया जाएगा, ये राज्य करेगी। और ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो राज्य सरकारों द्वारा इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम का अधिकार। अब देखिए जो मनरेगा है, मनरेगा में जो 100 दिनों का काम दिया जाता है नॉर्मली, तो ये किस हिसाब से दिया जाता है? वो इन्हीं के माध्यम से दे दिया जाता है कि भाई काम का एक मतलब अधिकार रहेगा और शिक्षा पाने का अधिकार रहेगा। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी अनुच्छेद 41 के तहत। अब देखिए 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को उपबंध। मतलब ये है कि देखिए जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, जैसे मनरेगा है, मनरेगा में काम करने की स्कीम जो है उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो मानव के लिए नुकसानदेह ना हो। नुकसानदेह का मतलब ये है कि मान लीजिए कि घर से वो 20 किलोमीटर दूर है, तब जो गांव के लोग हैं या औरतें हैं वो वहां पर जाने में उनको कितनी कठिनाइयां होंगी, तो ये चीजें ध्यान देनी होगी। दूसरी चीज प्रसूति सहायता, अगर मान लीजिए कोई महिला है वो गर्भवती है तो ध्यान देना होगा सरकार को कि उसको ज्यादा दूर काम के लिए न जाना पड़े और उसके लिए जो काम हो इतना कठिन ना हो कि वो उस अवस्था में ना कर सके। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये अनुच्छेद 42 के तहत सरकार प्रोवाइड करेगी। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 43 ये क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब कि एक मिनिमम मजदूरी तो देना ही होगा। सरकार क्या करेगी? एक मिनिमम मजदूरी देगी। और एक चीज और इसमें से है 43 का में ये कहता है उद्योगों के प्रबंध एवं कर्मकारों का भाग लेना, मतलब कि उद्योगों का भी प्रबंध करा जाएगा। उद्योगों के प्रबंध में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कुटीर उद्योग लगाना है तो सरकार इन चीजों को प्रमोट करेगी। तो ये अनुच्छेद 43 का में कहा गया है। अब देखिए ये भी जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये
व्यवस्था की गई थी। अगला है यहाँ पर देखिए 43 खा। तो 43 में देखिए हम कितने देख रहे हैं, है ना, 43 देखा, फिर 43 का देखा, 43 खा देखा। अब 43 खा में जो है वो क्या है कि ये 97 में जोड़ा गया और ये इसके तहत जो भी कुछ मतलब विशेष सुविधाएं की गई थी इसी से संबंधित जो थी कि निर्वाह मजदूरी और कुछ मतलब कि जैसे कि कुटीर उद्योग लगाने हैं, तो इनके संबंध में ये काम इसमें से किया गया था। अगला देखिए अनुच्छेद 44 क्या कहता है। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता की यदि बात की जाए फ्रेंड्स, तो अपने भारत में सिर्फ एक ही राज्य है गोवा, और गोवा में मात्र केवल समान सिविल संहिता है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो समान सिविल संहिता आखिर है क्या? समान सिविल संहिता का ये मतलब है कि जो भी नियम है, जो भी रूल हैं, वो सारे एक समान लागू होने चाहिए। तो क्या अभी जो नियम है या रूल हैं वो सारे लोगों पे एक समान नहीं लागू हो रहे हैं? कुछ कंडीशन में नहीं लागू हो रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए कुछ विवाद ऐसे होते हैं कि जैसे जो धार्मिक संस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो धार्मिक संस्थाएं कुछ चीजें अपने हिसाब से कर लेती हैं, तो वहां पर चूंकि अभी समान सिविल संहिता नहीं लागू है, इसलिए कई सारी चीजें ऐसे मुद्दों पे आ जाती हैं कि वहां पर समान चीजें नहीं हो पाती हैं। जैसे कि एक अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात देखें तो जैसे कि जो अपना हिंदू धर्म है, इसमें से गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन कर दिया था बहुत पहले कि मतलब कि कोई भी जो पुरुष है वो एक ही स्त्री से शादी कर सकता है। लेकिन अगर वहीं हम इस्लाम धर्म में की बात करें तो इस्लाम धर्म में ऐसी मतलब वो बाध्यता नहीं की गई थी। तो इस प्रकार से ये देखिए इनमें क्या था, कंट्रडिक्शन था। तो ये कंट्रडिक्शन हटाने के लिए समान सिविल संहिता आए, इसके लिए अनुच्छेद 44 में सरकार ऐसा प्रोविजन करेगी, ऐसा प्रयास करेगी। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि प्रारंभिक जो शिशु हैं, मतलब कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में 6 साल तक के लिए जो शिक्षा है या उनके पोषण की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 45 के तहत की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें मूल रूप से, तो मूल रूप से जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स निर्धारित किए गए थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय ये व्यवस्था की गई थी कि ये जो व्यवस्था रहेगी वो और भी बड़े बच्चों के लिए होगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप जानते हैं कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें से अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई और इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 6 से 14 वर्ष के लिए अब ये जो है ये कार्यक्रम अब कहाँ पहुंच गया, अब मौलिक अधिकार वाले सेक्शन में पहुंच गया है, नहीं पहले यहीं पे था। अगला देखिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। मतलब कि जो SC ST वर्ग है और जो पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए अगर शिक्षा की व्यवस्था करना है और उनकी जो और मतलब उनके स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं करनी है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार करेगी अनुच्छेद 46 के तहत। अब जैसे देखिए रिजर्वेशंस हैं या फिर मान लीजिए कि कुछ और फैसिलिटीज हैं, इसके साथ गवर्नमेंट जो उन वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं जो कर देती है, तो अनुच्छेद 46 के तहत वो करती है। आगे देखिए अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब देखिए पोषाहार स्तर का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ये तो स्कीम जैसे चलाती है कि जैसे PDS के तहत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत लोगों को अनाज दिया जाएगा, मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इसके साथ साथ में अभी देखिए कुछ गवर्नमेंट क्या करती हैं, कुछ राज्य सरकारें कि जैसे शराब की बंदी कर देती हैं, तो शराबबंदी किस हिसाब से कर रहे हैं, वो इसी के तहत कर रहे हैं। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत कोई गवर्नमेंट करती है, तो वहां पर क्या होगा, 47 के तहत। और वो किस आधार पर करती है, वो ये इस आधार पर कर देती है कि जो मनुष्य का जो लोगों का स्वास्थ्य है, नागरिकों का, उस स्वास्थ्य की चूंकि हम देखभाल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उन चीजों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसमें ऐसी प्रावधान किए गए हैं। अगला है देखिए अनुच्छेद 48। 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। इसमें ये प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स कि जो कृषि है तो कृषि का विकास हो और पशुओं का विकास। अब पशुओं के विकास में देखिए आप जैसे देखते हैं कि
जो गाय है, ये काऊ स्लॉटर जो है, तो काऊ स्लॉटर को क्यों बंद कर दिया गया या किस हिसाब से बंद किया गया? तो काऊ स्लॉटर को बंद करने के लिए जो प्रावधान है वो इसी के तहत किया गया कि चूंकि गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ये अधिकार दे दिए गए हैं कि भाई वो क्या कर सकती है, इन चीजों पे प्रावधान वो लगा सकती है। वास्तव में ये था कि जब शुरुआती दौर पे जब ये संविधान बनाया गया था तो उस समय देखिए हमारी जो कृषि होती थी वो अधिकांशतः किससे होती थी? बैलों से होती थी। तो उस समय ये प्रावधान किए गए कि भाई जो गाय हैं और या फिर बैल हैं, बछड़े हैं, तो उनका संरक्षण किया जाए ताकि जो कृषि के लिए अच्छे जानवर उपलब्ध हो सकें किसानों को और उनकी आमदनी भी बढ़ सके। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 48 का है, तो अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। अब देखिए पर्यावरण के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे वृक्ष लगवाती है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो वन्य जीव है तो डिक्लेयर कर देगी कि ये वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। तो ये सारा का कैसे करती है गवर्नमेंट? ये सब करती है इसी के तहत। अगला देखिए फ्रेंड्स 49, इसमें देखिए क्या है कि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो स्मारक हैं, जैसे अपनी प्राचीन जो भी धरोहर हैं, तो प्राचीन धरोहरों का, स्मारकों का, इनका जो संरक्षण करना है वो अनुच्छेद 49 के तहत किया जाता है। इसके बाद देखिए 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी, क्योंकि इसमें से कोई भी कंट्राडिक्शंस ना हो सके और न्यायपालिका को हमारे देश में इसीलिए स्वतंत्र बनाया गया है ताकि वो स्वतंत्रता से काम कर सके और निर्णय दे सके। इसके बाद देखिए 51 है ना, 51 के तहत क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगी। तो ये भी कहा गया है सरकार को कि सरकार क्या करे कि जो विश्व के सारे देश हैं उनसे हमारे देश की मतलब सही से अच्छी से चीज़ें हो सकें और उनमें संबंध अच्छे हो सकें, हमारे देश के नागरिकों के और दूसरे देश के नागरिकों के बीच संबंध अच्छे हो सकें। तो इसके तहत काम किया जाएगा, सरकार 51 के तहत ये काम करेगी। अब देखिए यहाँ पे 51 का है और ये देखिए मूल कर्तव्यों से है, इसको हम फिलहाल अगले उसमें पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये चीज़ें थी। अब देखिए हो सकता है कि एक बार में ये चीज़ें आपको याद ना हुई हो, डेफिनेटली फ्रेंड्स किसी को नहीं याद होती। भाई शुरुआती जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया था तो मुझे भी नहीं याद हुई थी एक बार में। तो इनको आप क्या कर रहे हैं, या तो देखिए नोट डाउन कर सकते हैं, अगर नोट डाउन नहीं करना है तो आप इनको कुछ दिमाग में रखें, इसके बाद आप दोबारा भी फ्रेंड्स इनको सुन सकते हैं। तो अब देखिए कुछ हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नों को लेते हैं, वो प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ ही प्रश्न अब थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए तो देखिए एक चीज़, हाँ अब एक चीज़ और प्रश्नों से ये होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं वहाँ पे, वो यहाँ पर हो जाएंगी कंप्लीट। जैसे कि पहला ही प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से और इसके बाद में फ्रांस से। तो हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं फ्रेंड्स आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने इनको क्या किया है? अडॉप्ट किया है। देखिए ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी में पूछा गया था। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो किस में किया गया है? ये भाग 4 में किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो अनुच्छेद बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, सी ऑप्शन में दिया है 36 से 51 और डी ऑप्शन में दिया है 34 से 52। तो फ्रेंड्स इसमें से आप जानते हैं कि 36 से 51 में इनको रखा गया। सीडीएस में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आई होप कि आप इनका आंसर अच्छे से कर सकेंगे। अगला देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही है फ्रेंड्स ये। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो चाह रहे थे कि हमारे जो देश के लोग हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सकें। और ये सुविधाएं उनको कैसे मिलेंगी? तो उसने कहा कि भाई सरकार ये चीज़ें करेगी तब उनको सुविधाएं मिल पाएंगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। एक चीज़ और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए
जो मौलिक अधिकार हैं उनको तो मैंडेटरी कर दिया गया, प्रवर्तनीय कर दिया गया, लेकिन इनको प्रवर्तनीय क्यों नहीं किया गया? इनको प्रवर्तनीय इसलिए नहीं किया गया फ्रेंड्स कि हमारा देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में इतने रिसोर्सेस नहीं थे, या फिर रिसोर्सेस थे भी तो हम उनका उतनी ज़्यादा यूज ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास जो संपत्तियां थीं वो उस समय उतनी कम थी कि हम सारे लोगों की पूर्ति नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स। इसलिए हमने क्या किया कि उनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया, लेकिन ये कहा गया कि भाई जो सरकार है वो अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबल होने का मतलब ये है कि जब कोई सरकार देखिए आती है तो वो जो वादे करती है, अगर उन वादों पे वो सरकार खरी ना उतरेगी तो हम क्या करेंगे, अगली बार उसको वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये माना गया था कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ इस तरह से काम करेंगे। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ए है आर्थिक सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये उपर्युक्त सभी, ये सारे सिद्धांत इसमें से जोड़ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न काफी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो उनका वास्तविक उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन इसका ए ही सही है यहाँ पर, और बाकी और चीजें दी थी तो वो सही नहीं है। तो मतलब ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व थे उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि हम देख रहे थे कितने, अनुच्छेद 38 में। और भी देखिए प्रश्न है यहाँ पर, देख लेते हैं थोड़ा सा हम। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? वही प्रश्न है फ्रेंड्स ये देखिए, लेकिन ये आईएएस में देखिए पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और यही सारे प्रश्न आपको फिर पूछे जाएंगे, और अगर आप सही से पढ़ें तो आप पक्का इसका आंसर कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ऑप्शन ए एच कुंजरू, ऑप्शन बी ए के अय्यर, ऑप्शन सी एच वी कामत, और ऑप्शन डी है के टी शाह। तो देखिए के टी शाह ने ये बात कही थी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एक ऐसा चेक है कि जिसकी आप दिनांक भर के इसको चाहे जब क्या कर लो, भंजा लो, है ना। तो ये जो बात कही गई थी ये के टी शाह द्वारा कही गई थी। अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया? तो देखिए ये जो बनाया गया है ये कब बनाया गया? यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान, 44वां और 45वां। तो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था फ्रेंड्स, इसमें ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको ज़्यादा पावर मिल गई थी, काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। एक बात और कि जो 42वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था 76 में, तो इतने ज़्यादा परिवर्तन इसमें कर दिए गए थे कि बहुत बड़े मात्रा में उसमें परिवर्तन देखने को आए थे, नजर आए थे। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था कौन करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये नीति निर्देशक तत्व सही है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, और भी सारे इसमें क्वेश्चन है, लेकिन ये अब आगे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरुआती बताया है फ्रेंड्स, है ना। जो मैंने आपको वो एक एक अनुच्छेद करके बताए हैं, अगर वो आप एक बार सुन लें, या फिर अगर एक बार में नहीं होता 2 बार सुन लें, या फिर उनको नोट डाउन कर लें और उनको आप याद रखें फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में, और आप इस चैनल को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।